हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 13। इसको कंटिन्यू करेंगे हम। लास्ट क्लास में वी हैड स्टडीड अबाउट ऑल द एबायोटिक फैक्टर्स। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अडेप्टेशंस। ठीक है। अडेप्टेशन टर्म आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, जैसे आपने कैक्टस के अडेप्टेशंस पढ़ी होती हैं 6th 7th क्लास में, कैमल के अडेप्टेशंस लर्न किए हैं। तो अडेप्टेशन का सिंपली मीनिंग है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है। मॉर्फोलॉजी मतलब जो उसके एक्सटर्नल फीचर से रिलेटेड है। कोई फिजियोलॉजिकल उसकी क्वालिटी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो उसके सिस्टम की वर्किंग से रिलेटेड है, या उसके बिहेवियर का कोई ऐसा स्पेशल एस्पेक्ट है जो उसको इनेबल कर रहा है हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। तो जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल फीचर है, चाहे वो उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो, फिजियोलॉजिकल हो, बिहेवियरल हो, जो उसको हेल्प कर रहा है हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अडेप्टेशन। अब हमारे सिलेबस में अडेप्टेशंस के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशंस मेंशन है। तो सबसे फर्स्ट जो हमने अडेप्टेशन करनी है, दैट इज़ द अडेप्टेशन ऑफ कंगारू रैट। इट्स नॉट प्लांट, इट्स रैट। इसकी पिक्चर मैं आपको अभी बायो के व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगी। तो ये जो रैट है, ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में मिलता है। वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ये जो रैट है, ये जितना भी इसको वाटर रिक्वायर्ड है वो फैट के ऑक्सीडेशन से ही ऑब्टेन करता है। एक्चुअली उन डेजर्ट्स में जहाँ पे ये रैट पाया जाता है, वहाँ पे वेयर इट इज़ फाउंड, वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनके सीड्स और नट्स में बहुत ज़्यादा फैट होता है। सो व्हेन द रैट इज़ ईटिंग दैट टाइप ऑफ सीड्स एंड नट, तो उसको बहुत ज़्यादा फैट मिल रहा है। और ये फैट जब ऑक्सीडाइज होगा, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होगा, देन व्हाट वुड हैपन, फैट्स जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो वाटर रिलीज होता है, एंड इट विल बी यूजिंग दिस वाटर एज इट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बाहर कोई बहुत ज़्यादा अलग से वाटर अवेलेबल नहीं है, तो जो भी फैट्स वगैरह के डाइजेशन से या लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर में अवेलेबल है, उसी से ये रैट जो है इट इज़ एबल टू सर्वाइव। तो नाउ लेट्स सी कि ये कैसे कर रहा है। एक तो सोर्स ऑफ वाटर में हमने देखा कि सिर्फ फैट ही है, मोस्टली 90% ये अपना जो वाटर है वो फैट ऑक्सीडेशन के थ्रू ही ऑब्टेन कर रहा है। सेकेंडली, जितने भी डेजर्ट्स में एनिमल होंगे, इफ़ यू रिमेंबर हमने क्लास 11 में किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पे हमने नेफ्रॉन में एक पार्ट पढ़ा था, नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले। तो वहाँ पे मैंने बताया था दो टाइप के लूप ऑफ हेनले होते हैं। एक जो स्मॉल होते हैं साइज़, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एक होते हैं जिनका साइज़ बहुत लार्ज होता है। एंड दीज लूप ऑफ हेनले जिनका साइज़ लार्ज है, दे आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो आई होप इफ़ यू रिमेंबर, ऐसे नेफ्रॉन्स को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं जिसमें लूप ऑफ हेनली बहुत लार्ज है। तो जितने भी डेजर्ट एनिमल्स हैं, उनके अंदर लूप ऑफ हेनली जक्स्टा मेडुलरी टाइप का होता है, बहुत लॉन्ग लूप ऑफ हेनली है। तो इससे मेन बेनिफिट ये है कि यूरिन के थ्रू बॉडी से वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। वाटर लॉस जितना मिनिमाइज होगा तो डेजर्ट एनिमल के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा, आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं अडेप्टेशन के। तो एक तो वही आप फैट वाला लिखोगे, दैट इट इज़ गेटिंग वाटर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। देन यू हैव टू राइट इट हैज़ लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। तो ये इसकी दो अडेप्टेशन है जो इसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि डेजर्ट में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वाटर शॉर्टेज है। उसको के कैसे कंपनसेट कर रहा है, बाय विद द हेल्प ऑफ दीज टू अडेप्टेशंस। देन वी हैव नेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स। कैक्टस प्लांट वगैरह की अडेप्टेशन तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, 6 7 से। जो बेसिक फीचर्स हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपको पता ही है, डेजर्ट प्लांट्स में जो लीफ हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर लीफ आपकी स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी, लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट है, वहाँ से ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स वाटर लूज करते हैं। तो अगर लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गई तो ट्रांसपिरेशन से जो भी वाटर लॉस हो रहा था वो मिनिमाइज हो जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। देन वी हैव अनदर पॉइंट कि इसमें लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल है। क्यूटिकल आपको पता ही है वाटर प्रूफ मटीरियल है, तो अगर लीफ जो है वो क्यूटिकल से कवर्ड रहेंगी तो वाटर लॉस नहीं होगा। कुछ कुछ डेजर्ट प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें आपने एक टर्म पढ़ी होगी, डीप सिचुएटेड स्टोमाटा। ओके, ये जो टर्म हम यूज़ करते हैं कि संकन स्टोमाटा है, संकन स्टोमाटा का मतलब है, अगर आप क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक उठा के देखो, वहाँ पे जब हमने चैप्टर 6 में डाइकॉट मोनोकॉट लीफ पढ़ा था, तो लीफ में जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, उसी के अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर में ही अपर या लोअर सरफेस पे स्टोमाटा प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स होंगे, डेजर्ट प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है स्टोमाटा उसमें नहीं प्रेजेंट,
दो तीन लेयर्स के नीचे होते हैं। तो अगर स्टोमाटा आपके दो तीन लेयर्स के नीचे सिचुएटेड हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी स्टोमाटा है वो डायरेक्ट एयर के टच में नहीं है, तो वो ऑब्वियसली, क्योंकि डेजर्ट में तो एयर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अगर वो आउटर लेयर पे होंगे तो ज़्यादा वाटर लूज़ करेंगे बाय ट्रांसपिरेशन, बट बिकॉज द स्टोमाटा आर सिचुएटेड 3-4 layers deep, they are not in direct contact with the air, so rate of transpiration जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं संकन स्टोमाटा, या टर्म यूज़ करते हैं दैट द स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन डीप पिट्स, तो इसका मतलब है कि वो आउटर लेयर में प्रेजेंट नहीं है, वो दो तीन लेयर्स में नीचे प्रेजेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये तो वो सब फीचर्स हैं जो आप 6-7 क्लास से स्टडी कर रहे हो। बट अब जो हमें 12th के लेवल का एक फीचर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डेजर्ट अडेप्टेशन पूछी जाएंगी तो वो तो आपको अनडाउटेडली मेंशन करना ही है। That is, these plants have a special type of cycle which is called CAM cycle. अब NCERT में सिर्फ CAM वर्ड लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन जब भी हम बोर्ड के उसमें देखते हैं तो आपको CAM साइकिल पता होना चाहिए। जैसे क्लास 11 में हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि प्लांट्स में दो टाइप की साइकिल होती हैं, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। तो C4 साइकिल को मैच करती हुई साइकिल होती है डेजर्ट प्लांट्स में, जिसको हम बोलते हैं कैम साइकिल। ओके, अब ये कैम साइकिल होता क्या है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। एक्चुअली जैसे इफ़ यू रिमेंबर C4 साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो ऑक्सैलिक एसिड था। यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट प्रोसेस का नेम है, तो यहाँ पे बन रहा है क्रैसुलेशन एसिड। ठीक है, इस एक्चुअली प्रोसेस का नेम होता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये कुछ कुछ आपका C4 साइकिल के जैसा ही है। C4 साइकिल के जैसा इन द सेंस कि जो स्टोमाटा है, क्योंकि डेजर्ट में दिन में डे टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, अगर डे टाइम में स्टोमाटा ओपन हो जाएंगे तो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन से वाटर बहुत ज़्यादा लूज़ करेगा। तो डेजर्ट प्लांट्स के जो स्टोमाटा हैं वो डे टाइम में ओपन नहीं होते फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वो नाइट टाइम में ओपन होते हैं। नाइट टाइम में जब स्टोमाटा ओपन हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाएगी, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक C4 कंपाउंड में चेंज हो जाती है। C4 कंपाउंड मतलब जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, और उस फॉर्म के अंदर वो फिक्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे जब डे टाइम होगा, सनलाइट अवेलेबल होगी, तो C4 साइकिल के जैसा ही सिमिलर होता है कि ये जो डे टाइम में ये जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप की है इन द फॉर्म ऑफ C4 कार्बन, वो फिर यूज़ हो जाती है, और उसी को यूज़ करके प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बनाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ साइकिल जो कि 80% जो है C4 साइकिल के जैसी ही है, जिसमें प्लांट्स का जो स्टोमाटा है वो नाइट टाइम में ओपन हो रहा है, दे आर ट्रैपिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ अ C4 एसिड, और नेक्स्ट डे जब डे टाइम होगा तो सनलाइट को यूज़ करके फिर इसको पूरा ब्रेक करके वो अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ C3 cycle. So this type of cyclical process which is found exclusively in desert plants, ये उनका सबसे यूनिक फीचर है। तो आप अब आप 6-7 क्लास का आंसर नहीं लिख सकते कि खाली छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दो संगन स्टोमाटा है एंड ऑल दैट। अब आपको थोड़ा सा एक लेवल हाई जाके लिखना है, दैट इज़ यू हैव टू टेल that they have a special type of photosynthetic pathway which is called CAM cycle, that is crassulaceous acid metabolism. उसके बाद now let's डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट इज़ कि इसमें एक छोटा सा रूल मेंशन है, 1 मार्क में बहुत आता है, दैट इज़ द एलन्स रूल। ओके, अब मैंने आपको बताया था जब हम वो कर रहे थे सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला कंसेप्ट कि वाई स्मॉल साइज्ड एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन द पोलर रीजन। तो जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स में मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, मैमल्स हैं जो कि कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं, तो अगर आप उनका जो ईयर्स है, लिम्स है, उसको कंपेयर करोगे तो कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाला कोई मैमल है, जैसे बियर होता है, बियर एक पोलार बियर भी होगा जो कि कोल्ड कंडीशन में होता है, एक नॉर्मल बियर भी है। तो अगर आप पोलार बियर का देख रहे हो कि उसके कितने ईयर्स का जो भी साइज़ है, लिम्स मतलब जो उसके 4 लिम्स हैं, उसका आप देख रहे हो कितना साइज़ है, तो जितने भी मैमल्स कोल्ड कंडीशन में होंगे उनका ईयर्स और लिम्स स्मॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं साइज़ में। वाई? बिकॉज आपको बताया था ईयर का जो आउटर सरफेस है वहाँ पे तो फर प्रेजेंट है, बट जो ईयर का इंटरनल सरफेस होता है वहाँ पे फर नहीं है, वहाँ से हीट लॉस होता है। सिमिलरली जो उनके 4 लिम्स हैं, बाहर वाली साइड तो फर होता है, बट अंदर वाली साइड जो होता है फर वो बहुत थिन होता है, तो वहाँ से हीट लॉस होगा।
तो जितने भी मैमल्स कोल्ड कंडीशन में हैं वो अपनी हीट लॉस नहीं चाहते कि ज़्यादा बॉडी से हीट लॉस हो, अदरवाइज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. सो दे हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स. लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड आप कोई ऐसा बियर देख रहे हो जो कि अफ्रीका में या इंडिया में या किसी भी ऐसे पार्ट में होगा, उसके ईयर्स का और लिम्स का साइज़ बड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे कोई कोल्ड कंडीशन नहीं है, तो कोई हीट लॉस का सिनेरियो ही नहीं है. तो अगर हम सेम एनिमल ले रहे हैं, कंपेरेबल एनिमल ले रहे हैं, एक हम देख रहे हैं जो नॉर्मल कंडीशन में है और एक जो देख रहे हैं पोलार कंडीशन में है, तो ऐसे मैमल्स जो पोलार कंडीशन में हैं उनके ईयर्स और लिम्स जो हैं वो स्मॉल इन साइज़ है, शॉर्ट है. एंड दिस टाइप ऑफ रूल इज़ नोन एज एलन्स रूल. देन वी हैव वन वेरी यूनिक कंसेप्ट जिसमें हमें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पढ़ना है. ये टर्म एज इट इज़ यूज़ करके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. फिजियोलॉजी हमने पढ़ा है ना क्लास 11 में, प्लांट फिजियोलॉजी हमारी पूरी एक यूनिट थी, एनिमल फिजियोलॉजी एक पूरी यूनिट थी. तो फिजियोलॉजी वर्ड का मीनिंग होता है कि हम किसी ऑर्गन की या इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसमें जो एग्जाम्पल हमारा मेंशन्ड है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस. ओके, एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब है जैसे कोई पर्सन दिल्ली से लेह लद्दाख जाता है, तो जब आप लेह लद्दाख जाते हो या मनाली के भी ऊपर रोहतांग पास में जा रहे हो या कारगिल में जा रहे हो, कोई भी ऐसा बहुत हाई एल्टीट्यूड वाला प्लेस है, दिल्ली से आप ट्रैवल करके वहाँ पे गए, तो शुरू के 1-2 दिन तो जो भी आपके लोकल गाइड्स होते हैं वो आपको बिल्कुल मना कर देते हैं कि आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, कोई रनिंग या कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, हमारी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है. तो शुरू के 2 दिन तो वो बिल्कुल बोलते हैं कि आप होटल से बिल्कुल बाहर मत निकलिए, ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी मत करो, शुरू में 1-2 दिन आपकी बॉडी को यहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने दो. लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जब ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, मतलब उनको नोज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन उनको लगती है, टायर्डनेस फील होता है. एक आपकी एनसीईआरटी में टर्म यूज़ की गई है हार्ट पैल्पिटेशंस, यानी इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी को जितना ऑक्सीजन है उतना नहीं मिल रहा, तो ईयर टिप या जो भी नोज टिप होगा वो उस पर थोड़ा सा ब्लूइश कलरेशन आ जाता है. तो ये जो सारी प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम है, बॉडी इज़ नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो उसको कंपनसेट करने के लिए अब हमारी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं दे कम इन टू द पिक्चर. और वो कैसे इसको टैकल कर रहे हैं? टैकल वो सिंपली ऐसे करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर आपने क्लास 11 में पढ़ा था, जो लास्ट हमारा चैप्टर है हार्मोन वाला, उसमें एक किडनी एक हार्मोन बनाती है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइटिन. अब ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, किडनी को जैसे ही वो सेंस करते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है, सो नाउ द किडनीज विल स्टार्ट रिलीजिंग दिस हार्मोन विच इज़ कॉल्ड इरिथ्रोपोइटिन. अब ये इरिथ्रोपोइटिन जैसे ही रिलीज होगा, व्हाट विल दिस हार्मोन डज, एरिथ्रोपोइटिन नेम से ही पता चल रहा है, जो आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. पॉइसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, एरिथ्रो वर्ड मीन्स एरिथ्रोसाइट या आरबीसी. सो दैट टाइप ऑफ हार्मोन विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन. तो जैसे ये हार्मोन रिलीज होगा, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, ब्लड सेल्स, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो गया, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो गया तो वो बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं. ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने से भी यही बेनिफिट है कि बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है. सो आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो गया, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया, तो जो भी बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी वो काफ़ी हद तक कंपनसेट हो जाती है. एक और भी इसमें आस्पेक्ट है, गोइंग एज पर दी एनसीईआरटी, कि जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है फॉर द ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो जाती है. ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज होने का मतलब है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड तो कर रहा है बट बड़ी जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा. जितना क्विकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा इसका मतलब वो उतना ज़्यादा ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है. तो ये तीनों अडेप्टेशंस जब होंगी तो धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर हमारी जो बॉडी है वो वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है. सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस. फिर आपकी एनसीईआरटी में ही देखना एक क्वेश्चन गिवन है कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं हिमालय का, अगर हम उनका आरबीसी काउंट प्लेन्स में रहने वाले लोगों से कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है. जैसे अगर हम किसी भी नॉर्मल पर्सन का आरबीसी काउंट कंपेयर करते हैं, हमने क्लास 11 में पढ़ा भी है, तो नॉर्मल पर्सन का आरबीसी काउंट जो होता है वो 5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है. दिस इज़ द नॉर्मल आरबीसी काउंट ऑफ अ
पर्सन लिविंग इन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में रहने वाले पर्सन का ये आरबीसी काउंट है। बट जो लोग ट्राइब्स हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं हिमालय के, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन शॉर्टेज है, तो उनका 7 से लेके 8 मिलियन तक हो सकता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो ऑब्वियसली जो भी ट्राइबल पीपल हैं उनका जो आरबीसी काउंट है वो हमेशा हाई रहता है। लेकिन अगर ये ट्राइबल वाले लोग दिल्ली में रहने आ जाएंगे तो विद इन 2-3 मंथ्स उनका जो आरबीसी काउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। या जैसे हम दिल्ली वाले लोग हैं, हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो जब हमारी बॉडी एडजस्ट कर जाएगी, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ हो रहा है, तो हमारा भी 7 मिलियन हो जाएगा। वापस जब हम दिल्ली में आएंगे तो कुछ दिनों के अंदर फिर हमारा 5.5 हो जाएगा। तो ये परमानेंट अडेप्टेशन नहीं है, ये आपका तब तक है जब तक आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में प्रेजेंट हो। और इसमें किडनीज का इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज दे आर रिलीजिंग द हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू वेरी इंटरेस्टिंग अडेप्टेशंस। एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया हैं, इफ़ यू रिमेंबर हमने क्लास 11 में पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं एंशियंट बैक्टीरिया। वो ऐसे वॉल्कनोज में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? एक्चुअली जितने भी माइक्रोब्स हैं जो वहाँ पे इस टाइप के इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसका रीज़न यही होता है, एक तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल की जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, इन या म्यूरिन की बनी है, इनकी जो होती है स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको स्यूडो म्यूरिन कहते हैं। इतना डिटेल में तो नहीं हमें जाना, बट जस्ट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा चेंज है, नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें बहुत सारे ब्रांच्ड लिपिड्स या अल्कोहल या इस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, and because they have a different type of plasma membrane and cell wall, so they are able to adjust at such high temperature. उसके अलावा इनके अंदर एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस और होता है, इनके अंदर बहुत सारे हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करते हैं, क्योंकि देखो बैक्टीरिया का एंजाइम तो रिएक्शन कर ही रहा होगा, ठीक है, वैसे तो उनके एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके एंजाइम्स के आसपास एक प्रोटीन उनको कवर करके रखता है चारों तरफ से, जिसको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन। जो मान लो अगर टेम्परेचर ये बैक्टीरिया 100 तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर कई बार टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये जो चारों तरफ से इसको हीट शॉक प्रोटीन ने कवर किया है वो इनको थोड़ा सा टेम्परेचर को इसके अराउंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देते, ओके, सो दैट द एंजाइम कैन वर्क एट वेरी हाई एफिशिएंसी। तो ऐसे 2-3 अडेप्टेशंस इनके अंदर प्रेजेंट हैं, ड्यू टू विच दे आर एबल टू सर्वाइव इवन इन सच हार्श कंडीशन। फिर ये वाला एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो एंटार्क्टिक वाटर है, वहाँ पे तो वाटर हमेशा ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े आइस के यू नो माउंटेन्स आर देयर, तो वहाँ पे जो भी फिशेज़ हैं वो कैसे अपने आप को फ्रीजिंग से प्रिवेंट कर रही हैं, क्योंकि फिशेज़ हमने पढ़ा है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। अगर वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है तो वो अपना टेम्परेचर उतना कांस्टेंट तो मेंटेन कर नहीं सकता, तो फिशेज़ कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जितनी भी फिशेज़ हैं अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। जैसे कुछ फिशेस अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। इसको हम एंटी फ्रीज मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ओके। एंटी फ्रीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इसके ब्लड को फ्रीज नहीं होने देता, ब्लड को सॉलिडिफाई नहीं होने देता। इट इज़ एक्टिंग लाइक अ एंटी फ्रीज मॉलिक्यूल। आपने केमिस्ट्री में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें आपने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी में अगर हम सॉल्ट डाल देते हैं या कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल डाल देते हैं, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, 0 डिग्री पे ना होके वो और लोअर चला जाएगा। तो कुछ कुछ वैसा ही कंसेप्ट ये फिशेज़ यूज़ करती हैं। इनके ब्लड में ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एंटी फ्रीज है, वो दोनों तरीके से काम करता है। एक तो वो कॉलीगेटिव तरीके से काम कर रहा है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर देगा, तो ऑब्वियसली जो ब्लड है वो जल्दी से आइस में नहीं चेंज होगा। दूसरा ये होता है कि जहाँ पे बॉडी में अगर छोटा सा आइस क्रिस्टल अगर बन भी गया, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो चारों तरफ से इसको कोट कर लेगा एंड इट विल नॉट अलाउ दिस आइस टू इनलार्ज फर्दर। तो जितनी भी फिशेज ऐसे एंटार्क्टिक वाटर में होती हैं उनकी बॉडी में छोटे छोटे आइस के पीस बनते रहते हैं, बट बिकॉज जो एंटी फ्रीज मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल है, वो चारों तरफ से उनको कोट कर लेता है, तो इसका जो साइज़ है वो लार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार ग्लाइकोप्रोटीन ने इस आइस क्रिस्टल को चारों तरफ से कवर कर लिया तो ये बाकी वाटर मॉलिक्यूल को इसके साथ जॉइन नहीं होने देगा, और धीरे धीरे जो अंदर ये बना भी था क्रिस्टल वो मेल्ट हो जाता है। तो ऐसी फिशेज़ की बॉडी में, ब्लड में
आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते रहते हैं बट वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये जो ग्लिसरॉल है ये दोनों तरीके से काम कर रहा है, कॉलिगेटिव तरीके से भी काम कर रहा है क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर देता है, और जहाँ पे भी छोटा सा आइस क्रिस्टल बनेगा उसके चारों तरफ कोट करके बाकी वाटर क्रिस्टल को जॉइन नहीं करने देगा, तो भी ब्लड की जो फ्रीजिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। सो दे हैव अ वेरी यूनिक मैकेनिज्म बाय विच दे आर एबल टू एडजस्ट। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट अ वेरी यूनिक अडेप्टेशन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि जैसे फिशेस का ही एग्जांपल लेते हैं। आपने फिज़िक्स में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, प्रेशर का फॉर्मूला आप पढ़ते हो एच रो जी। जितना ज़्यादा हम वाटर में नीचे डीप जाते जा रहे हैं प्रेशर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है। अगर हम वाटर से सिर्फ और सिर्फ 400 या 500 मीटर्स नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रेजेंट है वाटर का चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इतना ज़्यादा लार्ज है। आप इमेजिन करो, मतलब आप ऐसे सोचो कि छोटी सी फिश के ऊपर आपने बड़ी सी कार रख दी, इतना वेट चारों तरफ पानी का जो प्रेशर है वो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो छोटी सी फिश है, चारों तरफ वाटर का प्रेशर इतना हाई हो गया, और नीचे जाओगे तो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर्स पे भी देख रहे हैं तो वहाँ पे तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इट्स लाइक कि हमने फ़िश के ऊपर पूरा ट्रक रख दिया, इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है पर मीटर स्क्वायर। तो दैट इज़ वाई जो भी ऐसी फिशेस हैं वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं इतनी डेप्थ पे, क्योंकि फिशेस तो बहुत सॉफ्ट हैं, पानी का प्रेशर चारों तरफ से बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो पूरा कोलैप्स क्यों नहीं हो जाती, वाई दे आर सर्वाइविंग एट सच हाई प्रेशर। तो इसका भी बड़ा यूनिक अडेप्टेशंस होता है फिशेस में। तो एनसीईआरटी में बस ये क्वेश्चन दे के छोड़े हुए हैं, आंसर्स नहीं दिए हुए हैं अच्छे से। तो इसमें सबसे फर्स्ट है, जितनी भी फिशेस ज़्यादा डेप्थ पर रहती हैं उनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं होता, उनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता। अगर आपको याद हो, हमने क्लास 11 में दो टाइप की फ़िशेस पढ़े थे, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस में शार्क्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट है। ओके, क्योंकि एयर ब्लैडर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर अपना एग्जर्ट कर सकता है, इफ़ेक्ट शो कर सकता है। तो अगर एयर ब्लैडर ही एब्सेंट होगा तो ऑब्वियसली दे हैव लेसर चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाय द आउटसाइड प्रेशर। देन सेकेंड अडेप्टेशन दैट इज़ दे हैव इज़ कि उनकी जो भी फ्लैश है, बॉडी के अंदर जो भी फ्लैश है या बोन्स हैं, वो एकदम सॉफ्ट और फ्लैबी होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लैबी होंगे जिस भी तरफ से पानी का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि कार्टिलेज है इसीलिए जितनी भी डेप्थ पर फिशेस होती हैं मोस्टली कार्टिलेजिनस हो सकती हैं, बोनी नहीं हो सकती। कार्टिलेज आपको पता है फ्लेक्सिबल होता है, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। जो फिशेस डेप्थ पे रहती हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और जो भी कार्टिलेज है, यहाँ पे बोन्स एक्चुअली विल बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज, बहुत ही सॉफ्ट है, फ्लैबी है। जिस भी डायरेक्शन में वाटर का प्रेशर आ रहा है उसी डायरेक्शन में वो सब बेंड हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू सस्टेन द प्रेशर। लेकिन बोनी फिशेज इतने डेप्थ पे नहीं रह पाती क्योंकि बोन्स आपको पता है हार्ड है, पानी का प्रेशर इतना आ रहा है बोन्स ब्रेक हो जाएंगी। तो मोस्टली कार्टिलेजिनियस फिशेज आर फाउंड एट द डेप्थ। तो तीनों उनकी अडेप्टेशंस हैं कि उनकी फ्लैश भी सॉफ्ट है, बोन्स भी सॉफ्ट हैं, एयर ब्लैडर भी एब्सेंट है, एयर ब्लैडर होता ही नहीं है उनमें, तो दे आर एबल टू एडजस्ट इन अ बेटर मैनर। देन वी हैव नेक्स्ट इज, इसी में एक लास्ट देख लेते हैं, बिहेवियरल अडेप्टेशन। जैसे ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपने बिहेवियर को चेंज करके भी एडजस्ट कर सकता है। जैसे अगर हम लिजर्ड्स का एग्जांपल देखते हैं, ये तो हम हर साल अपने घरों में देखते हैं। आपने नोट किया होगा विंटर सीजन्स में हमें लिजर्ड्स अपने घरों में नज़र नहीं आती हैं, वी आर नॉट एबल टू फाइंड देम बिकॉज व्हेन इट इज़ अ विंटर सीजन तो उनका ब्लड पूरा आइस में चेंज हो सकता है। सो द लिजर्ड्स विल गो एंड हाइड इन सम वार्म बरोज, बरोज में पूरा वो छुप जाती हैं, हाइड कर जाती हैं, एंड दे विल जो भी विंटर सीजन है उसको वहीं पे वो पूरा स्पेंड करती हैं। डे टाइम में या समर सीजन में दे विल बी कमिंग आउट। जो डिजर्ट्स डेजर्ट्स में रहती हैं उनका ऑपोजिट है। डेजर्ट में आपको पता है डे टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो किसी कूल शेडी बरो में हाइड हो जाएंगी, नाइट टाइम में दे विल बी कमिंग आउट इन द सन। या विंटर सीजन में भी कई बार बीच बीच में, जैसे जो गार्डन लिजर्ड्स होती हैं, कमेलियन है, गार्डन लिजर्ड्स हैं, वो देखना धूप में आ जाते हैं थोड़े टाइम के लिए सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द सनलाइट और अपने जो ब्लड है, बॉडी है, उसको वो फ्रीज होने से बचा सकें, एंड दे कैन कीप देम सेल्फ। तो अकॉर्डिंगली कि वो किस टाइप के एरिया में है, डेजर्ट में है या गार्डन में है या घर में है, वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है, कंडीशंस है, दे ट्राई टू मेंटेन देम। तो ये हो गया बिहेवियरल अडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में वो सारा कैक्टस वगैरह का आ जाता है कि लीफ इज चेंज इनटू स्पाइंस एंड ऑल दैट। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में आप डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल ले सकते हो।
क्वेश्चन अगर आ रहा है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन तो उसमें हमें एल्टीट्यूड सिकनेस लिखना है. बिहेवियरल अडेप्टेशन पूछा है तो लिजर्ड्स या ऐसे एनिमल्स का हम एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट बाय चेंजिंग देयर बिहेवियर दे आर एबल टू एडजस्ट. उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट जो टॉपिक करना है दैट इज़ अबाउट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में बताया था चैप्टर के कि इकोलॉजी के अकॉर्डिंग 4 लेवल्स होते हैं. इकोलॉजी सेल टिश्यू वो वाले सब लेवल नहीं कंसीडर करता, सीधा ऑर्गेनिज्म से करता है. फिर उसके बाद पॉपुलेशन होती है, फिर कम्युनिटी होती है, फिर बायोम होता है. तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं या जो भी हार्श कंडीशन है इंडिविजुअल उसको फेस कर रहा है. लेकिन जब भी हम किसी चेंज की बात करेंगे या जो भी चेंज आ रहा है या जो भी हमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं वो हमेशा पॉपुलेशन लेवल पर होते हैं. तो जब भी पॉपुलेशन होती है तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. तो दोज फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन विल बी कॉल्ड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. तो हमारे सिलेबस में बहुत सारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं. सबसे पहला तो बर्थ रेट हो सकता है. देखो अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म होगी तो उसकी बर्थ होगी या डेथ होगा. बर्थ रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस विल बी फाउंड ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ पॉपुलेशन. दिस इज़ नॉट फाउंड इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. तो बर्थ रेट्स का मतलब है हाउ मेनी बर्थ्स आर टेकिंग प्लेस पर 1000 ऑर्गेनिजम्स पर ईयर. ये हम ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं. अगर आप देखोगे हर 10 साल में इंडिया का पॉपुलेशन सेंसस डाटा होता है पब्लिश. तो जो 2011 में लास्ट हुआ था मतलब पब्लिश हुआ था, इस बार भी 2021 में होना था लेकिन बिकॉज अभी 2020 में कोरोना चल रहा है तो ये सेंसस अभी नहीं हो पाया है. तो हर साल के बाद गवर्नमेंट जब सेंसस कराती है पॉपुलेशन सेंसस का तो उसमें पूरा बर्थ रेट डेथ रेट निकलता है. तो ह्यूमंस के लिए हम बर्थ रेट कैसे काउंट करते हैं कि हाउ मेनी बर्ड्स आर टेकिंग प्लेस पर 1000 पीपल पर ईयर. तो बर्थ रेट हम इस तरीके से निकालेंगे. डेथ रेट अगर हमें निकालना है, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हो, उसका एग्जाम्पल न्यूमेरिकल अभी हम देख के सॉल्व करेंगे. अगर हमें डेथ रेट निकालना है तो ह्यूमंस के केस में डेथ रेट कैसे होता है, डेथ रेट भी निकालता है जो भी पॉपुलेशन सेंसस होता है इंडिया का, वो डेथ रेट भी बताता है. डेथ रेट का मतलब है हाउ मेनी पीपल हैव डाइड पर 1000 पीपल इन 1 ईयर. तो बर्थ रेट डेथ रेट होता है. अब इसमें अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम बर्थ रेट डेथ रेट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है. जब आप अपनी एनसीईआरटी रीड करोगे एक एग्जाम्पल मैं उसमें से ही ले लेती हूँ. जैसे इसमें मेंशन है कि किसी पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट प्रेजेंट है और रिप्रोडक्शन के थ्रू 8 न्यू प्लांट्स और बन गए. यानी वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थ. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बर्थ जब भी होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. तो हमें इस पॉपुलेशन का बर्थ रेट कैलकुलेट करना है. तो सिंपली जितने भी न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, न्यू मेंबर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, आप उसको डिवाइड कर दो. दिस विल कम आउट टू बी 0.4. तो यानी 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स बने हैं. ठीक है. अब इसमें हम क्या यूनिट लगाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, नीट वगैरह में भी आ रहे हैं, सीबीएसई में देखो 1 मार्क में आ रहे हैं और इस बार अगर 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया तो बहुत आएंगे. इसमें आप यूनिट क्या लगाओगे, पर 1000 नहीं लगा सकते क्योंकि डाटा तो हमें सिर्फ 20 लोटस प्लांट्स का गिवन है. सो यू विल बी राइटिंग 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस प्लांट पर ईयर. ठीक है. हम एक लोटस प्लांट का एक ईयर का निकाल रहे हैं. अगर हमें क्वेश्चन मान लो कोई ऐसा गिवन है जिसमें हमें 1 वीक का डाटा है, होता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म साइज में छोटे होते हैं, उनका लाइफ स्पैन ही 1 वीक है, तो वहाँ पे हम 1 ईयर नहीं कर सकते. तो यूनिट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी. उसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में ही गिवन है. इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 40 हमारे पास फ्रूट फ्लाइज थे लैब में, ड्रोजोफिला जो होता है उसमें से 1 वीक में, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन ही बहुत शॉर्ट है, 1 वीक का डाटा हमें गिवन है कि 40 हमारे पास ओरिजिनल थे, 4 की डेथ हो गई यानी कि माइनस है, पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज़ हो रही है. जब भी डेथ होती है तो डिक्रीज़ होता है. अब हमें इस ड्रोजोफिला का डेथ रेट्स निकालना है. तो डेथ रेट का भी फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स which have died divided by the original population. सो इट विल कम आउट टू बी 0.1. 0.1 तक तो आप निकाल लोगे लेकिन इसके बाद यूनिट क्या लगाओगे वो इंपॉर्टेंट. अगर आपने खाली 0.1 लिख के छोड़ दिया, 1 मार्क का क्वेश्चन है या 2 मार्क का है तो आपको 50% मार्क्स ही मिलेंगे, यूनिट के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमें लिखना है 0.1 इंडिविजुअल्स. ओके. देन पर फ्रूट फ्लाई पर ईयर, यानी हम एक फ्रूट फ्लाई का एक साल का निकाल रहे हैं, पर फ्रूट फ्लाई पर ईयर. दिस विल बी द पर वीक, सॉरी नॉट ईयर,
यहाँ पे हमें वीक लिखना पड़ेगा क्योंकि जो हमें डाटा गिवन है वो वीक का गिवन है. सो लाइक दिस वी कैन ईजिली कैलकुलेट बर्थ रेट ऑल्सो, डेथ रेट ऑल्सो. बर्थ रेट, डेथ रेट जो भी निकालना है, नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स एडेड divided by initial into 100, number of members which have died divided by original population into 100. So like this we can calculate. तो दो population attributes हमने पढ़ लिए, birth rate, death rate. Then now let's study about sex ratio. सेक्स रेशियो का मतलब है हाउ मेनी फीमेल्स आर प्रेजेंट पर 1000 मेल्स, कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं पर 1000 मेल्स में. तो ये भी हर साल पॉपुलेशन सेंसस जो है वो कैलकुलेट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स की रैंकिंग की जाती है कि स्टेट का लोएस्ट सेक्स रेशियो है, किस स्टेट का जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो है. तो जहाँ पे फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे फीमेल फीटसेस को किल किया कर दिया जाता है, ऑब्वियसली उस स्टेट में जो सेक्स रेशियो है वो लोएस्ट होगा. तो जो अगर हम 2011 पॉपुलेशन सेंसस का डाटा देख रहे हैं, ये आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के बहुत एंट्रेंस एग्जाम में, तो लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है इट इज़ ऑफ द स्टेट हरियाणा. यहाँ पे आई थिंक सिर्फ बहुत कम है, 870 कुछ है पर 1000 फीमेल्स. तो अगर इतना कम रेशियो है कि 1000 बॉयज़ हैं और उन 1000 बॉयज़ के लिए या मेल्स के लिए सिर्फ 870 के अराउंड फीमेल्स प्रेजेंट हैं, सो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग साइन फॉर द सोसाइटी. दिस क्लियरली शो कि स्टेट में फ़ीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा है. ओके, अगर हम 2011 का सेंसस का डाटा देखेंगे तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो केरला में है. केरला में ऑलमोस्ट 1:1 है, जितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं उतने ही मेल्स हैं. दैट्स वेरी गुड. तो दिस शोज़ कि वहाँ पे फीमेल फीटिसाइड कम है. सो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट विल बी कॉल्ड सेक्स रेशियो. देन वी हैव फोर्थ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट विच इज़ कॉल्ड एज पिरामिड. ओके, और ये यहाँ पे पिरामिड बना भी हुआ है. सो दिस इज़ द फोर्थ एट्रीब्यूट विच वी हैव टू डिस्कस. अब एज पिरामिड का मतलब है कि हमने जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनको 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट वन विच वी हैव इज़ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. प्री रिप्रोडक्टिव में हम 0 से लेके 12 ईयर्स तक या 1 से लेके 12 ईयर्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं. देन वी हैव नेक्स्ट ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ग्रुप. रिप्रोडक्टिव ग्रुप में हम 12 से लेके 45 ईयर्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं. देन वी हैव पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप. पोस्ट रिप्रोडक्टिव मीन्स विच आर नॉट केपेबल ऑफ शोइंग रिप्रोडक्शन नाउ. तो 45 से भी ज़्यादा जिनकी एज है वो सब हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप का पार्ट होते हैं. तो हमने पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स बिफोर रिप्रोडक्शन, दैट इज़ अप टू 12 ईयर्स. देन वी हैव रिप्रोडक्टिव जिसमें हम 12 to 45 लेते हैं. पोस्ट रिप्रोडक्टिव 45 एंड अबव. तो अब हमने उसके अकॉर्डिंग जब हम बनाते हैं पॉपुलेशन का ग्राफ या पिरामिड, दैट विल बी नोन एज एज पिरामिड. तो अगर इस टाइप का ग्राफ है कि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर सबसे ज़्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इस टाइप की पॉपुलेशन में बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट कम है. तभी इस टाइप का ग्राफ बनेगा. बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, मतलब यंग लोग ज़्यादा हैं, ओल्ड लोगों का नंबर कम है. इसका मतलब ये जो पॉपुलेशन है ये एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंडिंग है, तभी तो इस टाइप का पिरामिड हमें आता है. तो अगर इस टाइप का किसी भी कंट्री का ग्राफ है, इसका मतलब उसकी पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है. और इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो तो इंडिया ही है. हमें पता है इंडिया में पॉपुलेशन की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है. वी हैव this problem of overpopulation because we have an expanding type of age pyramid. Then we have second type of age pyramid जिसमें हमें इस टाइप का मिल रहा है ग्राफ कि जितना भी हमारा प्री रिप्रोडक्टिव है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव है या रिप्रोडक्टिव है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर आप स्पेशली फर्स्ट 2 ग्रुप देख रहे हो, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. यानी कि इस पॉपुलेशन में, इस टाइप के पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट जो हैं वो कंपेरेबल हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. जितना बर्थ रेट है ऑलमोस्ट उतना ही डेथ रेट है, स्लाइट डिफरेंस इज देयर. तो ऐसी पॉपुलेशन स्टेबल होती है, मतलब ना तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही है, स्टेबल है, कॉन्स्टेंट मेंटेन है. और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एक तो नॉर्वे है, स्वीडन है. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज़ कंसीडर्ड टू बी परफेक्ट. ठीक है, ये सबसे परफेक्ट ग्राफ माना जाता है, मतलब पॉपुलेशन उस कंट्री की कांस्टेंट है, विच इज़ वेरी गुड. नाइदर इट इज़ इंक्रीजिंग नॉर इट इज़ डिक्रीजिंग. देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, इस टाइप का है. इसमें देखो येलो पोर्शन जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो तो बहुत कम है,
रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, यानी इस टाइप की पॉपुलेशन में डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से भी ज़्यादा है। मतलब लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है, बर्थ कम हो रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, इसीलिए इसका नेम होता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और इसमें जो सबसे कंट्री है, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है तो कंट्री के लिए बहुत दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव साइन। तो जापान इसका एग्जांपल है, एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ पे ओल्ड लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखो ये वाला ग्राफ आपका ब्रॉड है, यंग पीपल कम है। तो अगर उन्होंने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए तो आने वाले 10-20 ईयर्स में इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में एक कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी। बाकी किसी कम्युनिटी में तो ये ग्राफ नहीं फॉलो हो रहा। जो पॉपुलेशन सेंसस होता है वो कम्युनिटी वाइज डाटा भी देता है, तो पारसी कम्युनिटी का ये डाटा है। इसका मतलब उनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है। ओके, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड: एक्सपैंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। तो यहाँ तक एक बार आप लोग प्लीज़ इसको रीड कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास से वी विल बी स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके।